हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी लिटरेचर कृतिका बुक के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है मेरे संग की औरतें। यह पाठ लिखा गया है मृदुला गर्ग जी के द्वारा और ये मेरे संग की औरतें एक नवीन शैली में लिखा गया एक संस्मरणात्मक गद्य है। मतलब कि ये संस्मरण के रूप में लिखा गया है। संस्मरण मतलब जब किसी की याद में हम लिखते हैं, जो साहित्यिक रचना किसी के याद में की जाती है, जिसमें हम लेखक अपनी स्मृतियों को लिखता है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। इससे पूर्व भी एक संस्मरण आपके क्लास 9th हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में है, जो कि है सांवले सपनों की याद। पर वहाँ पर जो लेखक थे, उन्होंने जाबिर हुसैन जो लेखक थे, उन्होंने किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में संस्मरण लिखा। लेकिन मेरे संग की औरतें, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर विशिष्ट लोगों के गुणों के बारे में ना चर्चा करके जो लेखिका हैं वह अपने संग की सामान्य औरतों की, महिलाओं की चर्चा करती हैं। ठीक है, इसलिए इस पाठ का नाम मेरे संग की औरतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो लेखिका अपने नानी के बारे में बताती हैं। हाँ, लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले ये बात हमको जानना ज़रूरी है कि इस पूरे पाठ में लेखिका अपने संग की औरतों के बारे में बताती हैं और ये बताती हैं कि वो किस प्रकार परंपराओं का चयन करते हुए लीक से हटकर चलने का कार्य करती थी। मतलब कि जो लोग सामान्यतः कार्य करते थे उस समय के भारतीय समाज में, वो कार्य इनके संग की महिलाएं नहीं करती थी। और यही इस पारिवारिक परवरिश के कारण ही लेखिका के व्यक्तित्व में दृढ़ता आई है। लेखिका इस पाठ में अपने नानी, अपनी माँ, अपनी परदादी, अपनी दादी और अपनी बहनों के बारे में चर्चा करती हैं। वे बताती हैं कि ये सभी स्त्री परंपरा का चयन करती थी, पर्दा नशीन थी, पर्दा करने वाली थी, परंतु फिर भी उन्होंने लीक से हटकर चलने का कार्य किया। तो लेखिका कहती है कि उनकी नानी थी, परंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने नानी को नहीं देखा था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी माँ की भी शादी नहीं हुई थी, तभी लेखिका की नानी की मृत्यु हो गई थी। नानी अब मृत्यु होने के कारण जिस प्रकार हम अपने नानी नाना या दादी दादा से कहानियाँ सुनते हैं, लेखिका कोई अवसर नहीं मिला और इसी कारण लेखिका और उनकी 2 और बहनें, मतलब वो 3 बहनें लेखन की ओर चली गई। मतलब वो अपनी लेखनी अपनी रचनाएं करने लगी, वो खुद लेखन की ओर समर्पित हो गई। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि लेखिका के साथ साथ मंजुल और उनकी एक और बहन अचला वो लेखन को समर्पित थी। नानी से कहानी भले ना सुनी हूँ, मतलब लेकिन नानी से कहानी नहीं सुनी है, पर लेखिका ने नानी के जीवन की कहानियाँ ज़रूर सुनी हैं और उसका मर्म अर्थात रहस्य उन्हें बाद में समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशीन औरत थी, जिनके पति शादी के बाद तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसार करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। तो इसमें लेखिका बताती हैं अपने नाना जी के बारे में कि जब नानी की शादी हुई थी तो नानी अत्यंत ही पर्दानशीन औरत थी, परंपराओं का चयन करती थी, पर्दा प्रथा स्वीकार करती थी और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और उनके शादी के तुरंत बाद ही जो लेखिका के नाना थे, वो विलायत यानी विदेश चले गए अपनी लॉ की पढ़ाई करने, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्री ली और जब वो लौटे
तो जिस प्रकार एक कह सकते हैं विलायती इंसान रहता नहीं, उसकी जीवन शैली जैसी होती है, ठीक उन्हीं उसी जीवन शैली का चयन लेखिका के नाना जी ने किया। पर विलायती रहन सहन खान पान को देख करके नानी पर कोई असर नहीं आया। नानी ने अपनी हिंदुस्तानी अस्मिता को बनाए रखा और ना ही अपनी कोई भी इच्छा या मनोरथ लेखिका के नाना के सामने रखी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम से मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नशीन औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। यहाँ पर लेखिका बताती हैं जिस प्रकार उन्होंने ना अपनी नानी को देखा था तो कम उम्र में ही नानी की मृत्यु हो गई थी। पर जब नानी को अपने अंतिम समय का एहसास हुआ तो वो अपनी 15 वर्ष की बेटी अर्थात जो लेखिका की माँ थी उनकी शादी करवाना चाहती थी। अब वो नहीं चाहती थी कि लेखिका की माँ की शादी भी किसी साहब से हो, तो उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वो जो लेखिका के नाना हैं उनके दोस्त जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी हैं प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। अब इस समय जो समाज के लोग थे वो बहुत दंग हो गए, क्योंकि हमने पाठ में शुरू में ही पढ़ा था कि लेखिका की नानी परंपराओं का चयन करने वाली एक पर्दानशीन औरत थी, जिन्होंने अपने स्वयं के पति से कोई बात नहीं की, ना उनके सामने अपनी इच्छा आकांक्षा या मनोरथ को प्रकट किया, परंतु अंतिम समय में वो किसी अन्य पुरुष को बुला करके क्या कहना चाहती हैं। परंतु नाना जी ने समझा कि ये अंतिम समय है और उनकी आखिरी इच्छा का मतलब आखिरी इच्छा की पूर्ति ज़रूर होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मौके की नज़ाकत की लाज रख करके नानी की बात सुनी और तुरंत ही अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा जी को ले आए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। मतलब जो नानी ने कहा वो और हैरान कर देने वाला था। हैरत अंगेज मतलब हैरान कर देने वाला। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। तो यहाँ पर नानी ने सबसे पहले तो लोगों को दंग करने वाला कार्य किया, किसी पराये मर्द को बुला करके। उसके बाद उन्होंने ऐसी बात कही कि लोग और भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि प्यारेलाल शर्मा जी, ये मुझसे वादा करिए कि जो मेरी बेटी है, मतलब लेखिका की जो माँ है, उनका विवाह किसी साहब से न तय कर आपको करना है एक स्वतंत्रता सेनानी से। मतलब लेखिका की नानी कहती हैं कि जो उनकी बेटी है उनका विवाह कोई और नहीं तय करेगा बल्कि प्यारेलाल शर्मा जी तय करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लेखिका के जो नाना जी थे, मतलब नानी के पति, वो एक साहब थे, मतलब अंग्रेज़ी रहन सहन के व्यक्ति थे जो कि विलायती जीवन शैली का चयन करते थे। पर नानी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह ऐसी जगह पर हो जहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता ना हो। इसलिए वो चाहती थी कि नानी की जो बेटी है, मतलब लेखिका की जो माँ है, उनका विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो। और इस मनोरथ को पूर्ण करवाने के लिए उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी की सहायता ली। उन्होंने कहा, क्यों, अब लेखिका को इससे क्या मालूम पड़ता है? लेखिका को मालूम पड़ता है कि अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने आज़ादी से तो नहीं जिया, परंतु नानी के मन में जो देश की आज़ादी और स्वतंत्रता का जुनून था, उसको उन्होंने प्रकट किया अपने जीवन के अंतिम समय में। और उसका पता हमें कैसे चलता है? जब लेखिका की नानी ने अपनी ही बेटी का
कैसे कह सकते हैं कि दान दे दिया देश की स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ से हमें नानी के व्यक्तित्व की दृढ़ता के बारे में पता चलता है। तो अगर पूछा जाए कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित हुई, तो हमें लिखना है कि लेखिका कहती हैं कि उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता एवं प्रभावशाली लेखन के पीछे का कारण उनका पारिवारिक परिवेश है, जिसमें उनकी नानी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाँ, हालांकि लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, परंतु उनके चरित्र से बहुत कुछ सीखा। जैसे लेखिका की नानी हिंदुस्तानी थी एवं अपने पति के विलायती रहन सहन या स्वभाव से प्रभावित नहीं हुई, ना ही कोई शिकायत की, परंतु अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखा। वह स्त्री अपनी स्वतंत्रता से पूर्णतया वंचित थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी स्वतंत्रता क्या है, परंतु देश की आज़ादी का वह जुनून था कि उन्होंने अपनी कोमल सी संभ्रांत परिवार में पली बड़ी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करने के लिए किसी प्यारेलाल शर्मा जी से कह दिया। और उस स्वतंत्रता का क्यों कहा, ताकि उनकी जो बेटी है वो उस स्वतंत्रता का आभास कर सके जिसे नानी ने अपने अंतिम समय तक नहीं किया था। ठीक है। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने ना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। मतलब लेखिका की नानी चाहती थी कि वह किसी और के दबाव में, उनकी जो बेटी है वह किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में अपने जीवन को न बदले। वह चाहती थी कि लेखिका की जो माँ है वो भी स्वतंत्र से विचार कर सके, स्वतंत्र से रहें, स्वतंत्रता का आभास कर सके, क्योंकि नानी ने अपने जीवन में उसका आभास कभी भी नहीं किया था। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। मतलब लेखिका बताती हैं कि जो उनकी माँ है, उनकी नानी की आखिरी इच्छा पूर्ण करते हुए जो लेखिका की माँ की शादी थी वह एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई, और वह व्यक्ति जो लेखिका के पिताजी थे वह बहुत ही पढ़े लिखे होनहार व्यक्ति थे। ठीक है, परंतु क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा ले लिया था, तो इस कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया या उन पर FIR कर दी गई। और इस कारण, जिस प्रकार हम जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर FIR है तो वह उच्च पदवी के सरकारी इम्तिहान को नहीं दे सकता, ठीक इसी प्रकार लेखिका के जो पिताजी थे, मतलब लेखिका की माँ के पति, वो ICS परीक्षा में नहीं बैठ सके और इसके कारण उनकी आर्थिक विडंबना बढ़ी नहीं। और साथ ही साथ जब उनके पुश्तैनी पैसे की बात करी जाए तो परंपराओं से या पीढ़ियों से भी लेखिका के पिताजी के घर में पैसे ज़्यादा नहीं थे, इसलिए लेखिका के जो पिताजी थे उनके लिए शब्द प्रयोग किया है कि पुश्तैनी पैसा देहला एक नहीं था। मतलब कि लेखिका के पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वह आर्थिक विडंबना से गुजर रहे थे। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। मतलब कि जिस प्रकार लेखिका की माँ अपनी माँ की, मतलब लेखिका की नानी की आखिरी इच्छा को मानते हुए और गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनका चयन करते हुए लेखिका की जो माँ थी वो अपना जीवन बड़े ही सादे ढंग से जीती थी। ठीक है, परंतु उनके विचार बहुत ऊंचे थे। वह एक विवेकवान महिला थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था
हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उसे उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। तो मतलब कि यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उनकी माँ संभ्रांत परिवार में पली बड़ी थी, जिस कारण से जब उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा, यानी कि फिर भी मतलब ऊंचे परिवार से होने के बावजूद, बड़े घर से होने के बावजूद, या फिर बहुत ही पढ़ा लिखा या विवेकवान होने के बावजूद भी लेखिका की माँ ने भी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखा। वो भी खादी की साड़ियाँ पहनती थी। हालांकि उनके लिए यह बहुत मुश्किल कार्य था, परंतु फिर भी वह कभी भी हार नहीं मानती थी और अपने देश की आज़ादी के लिए वह खादी के वस्त्र पहनती थी। और इसको पहनने के लिए वह रात रात भर अभ्यास करती थी, प्रयास करती थी। तो लेखिका की जो दादी थी, वह कहती थी कि उनकी बहू अर्थात लेखिका की माँ अत्यंत ही बहुमूल्य है, जिसका संरक्षण करने के लिए उन्हें छीके पर टांग देने के समान है। जिस प्रकार हम देखते हैं ना कि जो मटकियाँ होती है उन्हें रस्सी से बांध करके छत पर लटका दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार, ताकि उनकी रक्षा कर दी जाए या उन पर किसी भी प्रकार का, कह सकते हैं ना कि कीड़े या फिर कोई भी अटैक ना हो सके कि मटकी वटकी फूट जाए। तो इस प्रकार लेखिका की दादी कहती है कि उनकी माँ, लेखिका की माँ अत्यंत ही बहुमूल्य है और इस कारण उन्हें छीके पर भी टांगा जा सकता है उनके संरक्षण के लिए। क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। पहली ये कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खास से अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। अर्थात लेखिका कहती हैं कि जो लेखिका के दादी का परिवार था, वह साहबों से, यानी कि अंग्रेजी सरकारी लोगों से अत्यंत ही पीड़ित थे, अभिभूत थे। लेखिका कहती हैं कि जो उनके नाना थे वह साहब थे, चेहरे से मतलब कि जात से हिंदुस्तानी थे, उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, लेकिन चेहरे मोहरे या रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई, जीवन शैली उनकी पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों वाली थी। और वो व्यंग करते हुए कहती हैं कि इस देश में, इस भारत जैसे देश में जो व्यक्ति देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वह ही हमारे दुश्मन अर्थात अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। और इसके उदाहरण के लिए उन्होंने गांधी जी या नेहरू जी या उनके पिता के घर वालों के बारे में कहा है। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक कोई परिकथा होती। तो लेखिका कहती हैं कि उनकी माँ साहबी रहन सहन या फिर संभ्रांत परिवार में पली बड़ी थी और इतनी उपलब्धियां होते हुए भी लेखिका की माँ का विवाह एक ऐसे घर में कर दिया गया जहाँ पर पुश्तैनी पैसा एक धेला नहीं था, अर्थात आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी वहाँ पर। ठीक है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। मतलब कि नाना जो थे वो साहबी थे, परंतु नानी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी कि उनका विवाह उनकी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। ठीक है। और नाना साहब होते हुए भी इस पर राजी हो गए क्योंकि वो नानी की आखिरी इच्छा थी। ठीक है। अब ये जो पूरी घटना थी उनके जीवन की, वह एक परी कथा के समान थी, एक उपकथा के समान थी। और ये जो कहानी के तिलिस्म को
और गाढ़ा बना चुकी थी। मतलब कि ये जो कहानी का जादू था उसको और बढ़ा रही थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस प्रकार घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। अर्थात यहाँ पर लेखिका के माँ की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वह अत्यंत ही ईमानदार थी। वह दुनियादारी में ना पड़ते हुए निष्पक्ष रूप से अपना जीवन जीती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह भी निभाई जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि लेखिका की माँ फिर वही बड़े ही बड़े घर से थी, बहुत बड़े घर से आई थी और एक ऐसी जगह पर आई थी जहाँ पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और लेखिका की माँ इतनी विवेकवान थी, इतनी बुद्धिमान थी और निष्पक्ष थी कि उनसे कोई भी कार्य नहीं करवाया जाता था। वो एक ममतालु प्रवृत्ति या फिर घरेलू महिला के समान ना होकर के उनके जो लेखिका की माँ के ससुराल वाले थे, अर्थात लेखिका के दादी के घर वाले, लेखिका की माँ से उनकी ज़बानी राय मांगते थे। क्योंकि लेखिका की माँ अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि वाली महिला थी। उनकी दादी कहती थी, देखिए, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। अर्थात यहाँ पर हाथी का जो मतलब है वो एक कह सकते हैं कि संभ्रांत व्यक्ति से है। लेखिका की दादी का जो घर था वहाँ पर संपन्नता नहीं थी, परंतु सामंजस्य था। लेखिका की माँ एक ऐसी व्यक्ति थी जिससे कार्य नहीं करवाया जाता था। कार्य करने के लिए उनके घर पे बैल रूपी सामान्य लोग थे। लेखिका की दादी का यह कहना था। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिता भी। ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका अपने माँ के बारे में बताती हैं कि वो बिल्कुल भी ममतालु प्रवृत्ति की नहीं थी। लेखिका और उनकी भाई बहनों का जो पालन पोषण था वो लेखिका के माँ के अलावा उनके दादी के घर के प्रत्येक सदस्य ने किया था। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। लेखिका कहती है कि जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। मतलब कि जब हम किसी देश की स्वतंत्रता के बारे में कुछ जुनून या फिर अपने व्यक्तित्व या फिर अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं तो वह विचार भी आज़ाद होने चाहिए। मतलब कि किसी के दबाव के कारण आप अपने विचारों को ना बनाइए देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, क्योंकि जो आज़ादी का विचार है वह भी निष्पक्ष होना चाहिए, जिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसे नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी या बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। अर्थात लेखिका बताती हैं कि उनकी माँ घरेलू प्रवृत्ति की बिल्कुल भी नहीं थी। ना उन्होंने अपने बच्चों को खाना पका कर खिलाया, ना उनसे लाड़ किया, ना उनका पालन पोषण किया, ना ही उन्हें अच्छे पत्नी या बहू बनने की सीख भी दी। इन सभी कार्यों के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनकी अरुचि। मतलब कि उनकी ये सब कार्यों में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी और साथ ही साथ वह बीमार भी रहा करती थी। ठीक है,
उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम न धरते, अर्थात कि वह घरेलू प्रवृत्ति की नहीं थी, परंतु इसके कारण उनके ससुराल वाले यानी लेखिका की माँ के ससुराल वाले उनका कभी भी उपहास नहीं उड़ाते थे, उनका कोई भी नाम नहीं रखे कि वह कार्य नहीं करती, वह तो कामचोर है। नहीं, यह सब बिल्कुल नहीं किया जाता था, क्योंकि लेखिका की माँ बहुत ही बुद्धिमान थी, उनके पास बुद्धि और विवेक अत्यधिक था। इस कारण साहित्यिक उनकी जो साहित्य में पढ़ने की जो एक तरीके से रुचि थी, इस कारण उनसे ज़बानी राय ली जाती थी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू से किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरे समझ में ये दो कारण आए कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे कभी किसी की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अर्थात लेखिका की माँ का इतना सम्मान उनके ससुराल वाले क्यों करते थे? लेखिका को इसका कारण पहले दो मुख्य कारण समझ में आए कि वो लेखिका की माँ हमेशा सत्य का पालन करती थी, वह कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और किसी की मतलब लोगों को निजत्व बढ़ाने का अधिकार देती थी कि अगर लेखिका की माँ पर कोई विश्वास करके अपनी गोपनीय बात उन्हें बताता है, कोई सीक्रेट उन्हें बताता है, तो लेखिका की माँ उन्हें उस सीक्रेट को, इस गोपनीय बात को किसी और व्यक्ति से जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, अर्थात क्योंकि वह सत्य बोलती थी तो घर वाले उनका सम्मान करते थे, और जो दूसरा दूसरा कारण था वो क्योंकि वो गोपनीय बात जाहिर नहीं करती थी, इस कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती मिली थी। दोस्त वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। जैसे हमने बताया ना कि उनकी माँ की यानी कि ममतालू परवरिश परवरिश जो लेखिका उनकी बहनों की जाती थी, उन वह कार्य उनके पिताजी करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, अर्थात लेखिका के घर में निजत्व बनाने का अधिकार था। यदि किसी के नाम से चिट्ठी आई है तो वह उसे वही व्यक्ति पढ़ेगा, उसमें क्या लिखा है इस बारे में किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह पूछ ले, यानी कि लोग अपनी गोपनीयता बनाए रखते थे, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो। और मेरी माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह कब उबरी या नहीं।